दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत करना वक्त की बर्बादी है। इसी के चलते हमारे मार्केट्स आज बर्बाद हो गए। बहुत बड़ी सेलिंग आई है। पिछले काफ़ी महीनों में ये काफ़ी बड़ी सेलिंग है। सेंसेक्स 76,500 पे क्लोज हुआ है। करीब 1600 पॉइंट से ज़्यादा क्रैश हुआ है। निफ्टी भी 500 पॉइंट से ज़्यादा क्रैश हुआ। 23,882 पे क्रैश हुआ है। उसने एक 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी तोड़ दिया है। इंट्राडे में काफ़ी पैनिक थी। इंडिया विक्स, जो एक फियर इंडेक्स भी माना जाता है, 30% से ज़्यादा आज ऊपर की तरफ जंप हुआ है और 15 पर क्लोज हुआ है। काफ़ी अग्रेसिव हेजिंग हो रही है। फियर एंटर हो चुका है मार्केट के अंदर। ब्रेंट क्रूड 5.6% ऊपर जंप किया है, $78 तक टच कर चुका है। अब मार्केट इतना क्रैश क्यों हुआ? ब्रेंट क्रूड क्यों बढ़ा? क्या हुआ है ट्रंप के ईरान सीज़फायर स्टेटमेंट को लेकर? क्या ये सिर्फ एक करेक्शन है या हम एक बेयर मार्केट की तरफ जा रहे हैं? इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के क्रैश के पीछे सबसे बड़ा विलन, सबसे मेन रीज़न है जियोपॉलिटिक्स। डोनाल्ड ट्रंप के अनाउंसमेंट में क्लियरली उन्होंने कहा कि ईरान के साथ जो उनका सीज़ फायर है, जो उनका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो एमओयू है, वो ऑफ़िशियली ख़त्म हो चुका है। अब इस स्टेटमेंट को लेके फिर से पैनिक आ चुका है मिडल ईस्ट के अंदर। अब फिर से एक कंसर्न आ चुका है कि सप्लाई में फिर से डिसरप्शन तो नहीं आ जाएगा। और सप्लाई किस चीज़ का? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का, वो है क्रूड ऑयल, ऑब्वियसली। अब इसी के चलते एनर्जी मार्केट्स में भी एक पैनिक आ चुका है। क्रूड 5.6% तक बढ़ गया है, $78 क्रॉस कर गया। और इसी के चलते हमारे मार्केट्स थोड़े पैनिक कर गए। अब हमारा मार्केट पैनिक क्यों करेगा? क्योंकि आप सभी को पता ही है 70 टू 80% हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है। फिर ये एक कास्केडिंग इफेक्ट बन जाता है, यानी ताश की पत्तों की तरह सारे रीजंस बिखरने शुरू हो जाते हैं। इंपोर्ट का बिल बढ़ेगा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, रुपया कमज़ोर हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आरबीआई अपने रेट नहीं काटेगा। आरबीआई रेट नहीं काटेगा तो ये एक नेगेटिव बात होती है स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट्स के लिए। और इसी के चलते रुपया भी आज गिर के $95.55 पे आ चुका है और 59 पैसा गिर चुका है आज। अब सिर्फ हमारे मार्केट्स पैनिक नहीं कर रहे थे, ओवरऑल ग्लोबली नेगेटिविटी छाई हुई है। वॉल स्ट्रीट में जो फ्यूचर्स है, नैस्डैक है, एस&पी 500 है, डाउ जोन्स है, वो भी करीब 1 टू 1.5% तक नेगेटिव दिखा रहा था। एशियन मार्केट्स भी काफ़ी कमज़ोर थे। साउथ कोरिया तो अपने ओवरऑल पीक से 20% नीचे आ गया है। टेक्निकली तो वो बेयर मार्केट में आ गया है। तो क्लियरली अब इन्वेस्टर्स जो है वो सेफर एसेट्स में जाने की कोशिश करेंगे। रिस्क को सेट ऑफ किया जा रहा है, ग्लोबली यही सेंटिमेंट छाया हुआ है। अब क्या यही रीज़न है या और भी है? आगे देखते हैं। अब ब्रॉड मार्केट्स को देखें, सेक्टर्स को देखें, तो एक भी सेक्टर को बख्शा नहीं गया। सारे सेक्टर्स रेड में थे, पूरा हीट मैप ही रेड था। पैनिक तो सारे सेक्टर्स में था अक्रॉस द बोर्ड। निफ्टी केमिकल 2.77% तक गिरा है। निफ्टी पीएसयू बैंक 2.74% गिरा और बैंक निफ्टी तो 2.4% तक गिरा है। अब रीज़न साफ है कि हैवी इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आई है। बैंकिंग के जो हैवी वेट्स है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह वगैरह, इन्होंने इंडेक्स को नीचे खींचा है, प्रॉफिट बुकिंग की है और सारा का सारा लिक्विडेशन किया है। अब इसका असर ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल पे भी फ़र्क पड़ा है। ये लोग भी 3, 4, 5% तक नीचे गिरे हैं। अब क्यों गिरे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली क्रूड का भाव बढ़ेगा, यानी उनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ता है। रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा यानी मार्जिन्स कम होंगे, प्रॉफिट्स प्रेशर में आ जाएँगे, ओवरऑल कंपनी का वैल्यूएशन घट जाएगा। एक और सेक्टर है जिस पे बहुत फ़र्क पड़ा है, दैट इज़ एविएशन, यानी इंडिगो, स्पाइसजेट। ये भी रफली 1 टू 2% तक आज गिरे हैं। अब रीज़न ये है कि एविएशन टरबाइन फ्यूल उनका 30, 40, 50% तक ऑपरेटिंग कॉस्ट ले लेता है। यानी फिर से रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ा, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गया, प्रॉफिट मार्जिन्स घट गए, वैल्यूएशन कम हो गया। यानी महँगा फ्यूल यानी एयरलाइन के लिए कम प्रॉफिटेबिलिटी, सिंपल एज़ दैट। अब हम सिर्फ बैड न्यूज़ की बात तो करेंगे नहीं, कुछ-कुछ ग्रीन में भी थे। कुछ स्टॉक्स जो है जो इस क्रैश को कंप्लीटली इग्नोर करता हुआ पॉजिटिव क्लोज़ हुए हैं। तो कुछ स्ट्रॉन्ग कंपनी स्पेसिफिक ट्रिगर्स है। स्मार्ट मनी ने कुछ फंडामेंटल्स को भी चेस किया है। कल हमने बात की थी एक स्टॉक की, वो है नौकरी, यानी इन्फो एज। मीन्स ये आज का स्टार परफॉर्मर रहा है। पिछले 2 से 3 दिनों में करीब 15 से 20% तक बढ़ चुका है। तो इनका बिज़नेस का मोमेंटम भी बढ़ रहा है। सिटी, गोल्डमैन सैक्स ने भी इनको अपग्रेड किया है क्योंकि इनका Q1 के जो बिज़नेस अपडेट्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। दूसरा है पीसी ज्वेलर, जो 6% तक बढ़ा है, काफ़ी हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के साथ।
अब इसके पीछे रीज़न ये है कि इन्होंने अपने ड्यूज़ रीपे कर दिए हैं उनके कंसोर्टियम बैंक्स को। अब ये एक फाइनेंशियल टर्न अराउंड है और इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ जाता है जब कोई अपना कंपनी ड्यूज़ रीपे कर देते हैं। तीसरा है आइनॉक्स इंडिया, ये भी करीब 5% तक बढ़ा है। एक के बाद एक के बाद एक नए ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं और ओवरऑल ऑर्डर बुक इनका 940 करोड़ का है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और काफ़ी अच्छा बिज़नेस मोमेंटम है। उसके बाद है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स यानी आरसीएफ, ये भी करीब 3% तक बढ़ा है। बोर्ड ने इनका अप्रूव किया है 1500 करोड़ का एफपीओ यानी फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। तो ये काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव कॉर्पोरेट ट्रिगर है। और लास्ट में कल्याण ज्वेलर्स, ये भी करीब 6% से ज़्यादा बढ़ा है। Q1 के ऑपरेशनल अपडेट्स इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं, रिटेलर्स का फेवरेट है और काफ़ी पॉजिटिव बिजनेस आउटलुक है इनका। तो ओवरऑल मार्केट गिर सकते हैं लेकिन अच्छे बिज़नेसेस हमेशा आउट परफ़ॉर्म करते ही हैं। इसीलिए कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़, कंपनी स्पेसिफिक फंडामेंटल्स बहुत मैटर करता है। तो ओवरऑल अगर अंदर के मैकेनिक्स को थोड़ा डिटेल में समझे तो कुछ चीज़ें हुई है, लिक्विडिटी को लेके, इंस्टीट्यूशनल फ्लोज़ को लेके। एक बिगर पिक्चर की तरफ अगर देखें, तो पहली बार डीआईआईज़ का होल्डिंग जो है वो एफआईआई से अब बढ़ चुका है। डीआईआईज़ यानी हमारे म्यूचुअल फंड्स, डेट फंड्स वगैरह-वगैरह। अब ये क्यों बढ़ा है? क्योंकि सिप्स का इन्फ्लोज़ है, लमसम का इन्फ्लोज़ है, ईटीएफ्स ग्रो कर रहे हैं, डेट फंड्स बढ़ रहे हैं और डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो हमारा जो डोमेस्टिक पैसा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये एक शॉक एब्ज़ॉर्बर की तरह भी काम कर सकता है जब एफआईआईज़ बेचेंगे और डीआईआई जो है वो एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसके अलावा एफएनओ में काफ़ी वॉल्यूम फ्रीज़ आया है, करीब 20 टू 25% तक वॉल्यूम्स गिरे हैं। इनका रीज़न सिंपल है, आरबीआई के मार्जिन के रूल्स, सेबी के रूल्स, एसटीटी का बढ़ना, ट्रेडर्स अपने पोज़ीशन ना एडजस्ट कर पाना और ओवरऑल स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी का कम हो जाना। तो इसके अलावा हमारा रुपया भी आज 59 पैसा तक क्रैश हुआ है, 95.55 तक पहुँच चुका है। गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ भी आज 2 टू 3% तक गिरे हैं। रीज़न सिंपल है, इन्वेस्टर सब कुछ ही बेच रहे हैं, कैश को रेज़ कर रहे हैं, लिक्विडिटी बढ़ा रहे हैं और शायद एक बेटर अपॉर्च्युनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं। और इसी नेगेटिव न्यूज़ के साथ एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है कि अडानी एंटरप्राइज़ ने अपने क्यूआईपी के द्वारा 15,000 करोड़ को रेज़ किया है। तो मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थोड़े कॉन्फिडेंट है और इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है वो कहीं न कहीं अभी भी इंटैक्ट है। तो ओवरऑल देखें तो मार्केट क्या इशारा कर रहा है, निफ्टी 23,882 पे क्लोज़ हुआ है 24,000 के नीचे, सपोर्ट कहीं 23,800 23,650 के आसपास है। तो अगले सेशंस में देखना पड़ेगा कि अगर ये सपोर्ट सस्टेन होता है, तो बहुत अच्छी बात है। इसी के चलते मिडल ईस्ट में जो टेंशन्स है, जो वॉर का जो माहौल छाया हुआ है, वो अगर कम हो जाए, ब्रेंट क्रूड के प्राइसेज़ थोड़े से ठंडे हो जाए, तो शायद एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल 3 पॉइंट्स हम समराइज़ कर सकते हैं। एक है ईरान का सीज़फायर का इश्यू, ब्रेंट का $78 के ऊपर जाना, इन्फ्लेशन का बढ़ना, हमारा रुपए का कमज़ोर होना, मार्केट पे इम्पैक्ट आया है बैंकिंग का, केमिकल्स का, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का जिन्होंने इंडाइसेस को ड्रैग किया है और तीसरा वो है लॉन्ग टर्म पॉजिटिविटी, डीआईआईज़ का होल्डिंग, एफआईआईज़ के होल्डिंग से बढ़ना एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन की तरह माना जा सकता है और स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन का एक सिग्नल है। तो ग्लोबली जियोपॉलिटिकल इवेंट्स बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, वॉलेटिलिटी सस्टेन कर सकती है। तो हमेशा फोकस करिए लर्निंग पे, रिस्क मैनेजमेंट पे और कैपिटल प्रोटेक्शन पे और रखो इमोशन को कंट्रोल में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मेरा वीडियो आए। मेरा नाम है प्रेम, मिलता हूँ अगले वीडियो तक, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।